अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट, जो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसका पार्ट 1 हमने 11th में देखा था, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 एलिमेंट्स। यहां पे हम देखेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैसे दिखाएंगे, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको कैसे दिखाएंगे, NH2 NP3। तो इस तरह से आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब बात करें उसके मेटेलिक कैरेक्टर की, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है ग्रुप के, वो नॉन मेटल है। बट उसके बाद आएंगे आर्सेनिक और एंटीमनी, वो मेटलॉइड्स है, मतलब सेमी मेटल्स है। और बिस्मथ कैसा है, मेटल है। तो ये मेटेलिक कैरेक्टर हुआ। एटमिसिटी की बात करें तो नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन के बाद ऐसा एलिमेंट है जो नेटिव फॉर्म में डाई एटमिक है, बट बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो टेट्रा एटमिक है। ये ग्रुप के जो बाकी के एलिमेंट है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब टेट्रा एटमिक है, जबकि सिर्फ नाइट्रोजन डाई एटमिक है। अब अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो याद रखो मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और अगर बात करें हम बॉइलिंग पॉइंट की तो वो नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सो अगर ग्रुप में नीचे जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। डेंसिटी की बात करें तो वो भी इंक्रीज होता है। गोइंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। आप नीचे जाओगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, अट्रैक्शन कम होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। एलोट्रॉपी की बात करें तो बिस्मथ एक ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रॉप्स नहीं दिखाता, बट नाइट्रोजन में अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन ऐसे 2 एलोट्रॉप है। फॉस्फोरस में व्हाइट, रेड और ब्लैक ऐसे 3 एलोट्रॉप्स है। आर्सेनिक में ग्रे, येलो और ब्लैक ऐसे 3 एलोट्रॉप्स है। और एंटीमनी में मेटेलिक येलो जो एक्सप्लोजिव कलर का है, एक्सप्लोजिव है येलो कलर का सब्सटेंस, तो वो उसका एक एलोट्रॉप है। ये याद रखो एलोट्रॉप्स के एग्जांपल्स। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन -3 से +5 तक के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, ऐसे कंपाउंड्स वो बनाता है। अगर बात करें फॉस्फोरस की तो वो -3 +3 +4 +5 ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। बाकी के जो एलिमेंट है, मतलब ग्रुप में नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी इंक्रीज होता है, तो +3 एंड +5 आर मोर स्टेबल। माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको यहां नहीं दिखेगा, मतलब वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाती है, इसलिए। अब अगर हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो अगर नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। अगर ग्रुप में नीचे जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। उसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि जो ऊपर है एटम्स वो छोटे हैं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, बट जैसे नीचे जाएंगे साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है अगर ग्रुप में नीचे जाते हैं। कैटनेशन की बात करें तो जैसे कार्बन फैमिली ग्रुप 14 में कैटनेशन दिखता है, उसमें कार्बन का कैटनेशन सबसे ज्यादा है। ये कंपाउंड भी कैटनेशन दिखाते हैं बट बहुत कम दिखाते हैं। उसका रीजन क्या है कि उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत वीक है, तो 14th ग्रुप की कंपेयर में 15th ग्रुप का जो कैटनेशन प्रॉपर्टी है वो बहुत कम है। बाद में देखते हैं रिएक्टिविटी, तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी वजह से रिएक्टिविटी नहीं है उसमें। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा कंपाउंड बनाता है, इसलिए वो रिएक्टिव नहीं है, इनर्ट है। व्हाइट फॉस्फोरस एक्सट्रीमली रिएक्टिव है। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उसमें जो बॉन्ड्स है उसमें स्ट्रेन होता है, इसकी वजह से ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, एयर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, इसलिए हमें उसको वाटर में स्टोर करना पड़ता है। अब देखो अगर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी उसको मिलेगा तो आग लग जाती है, सो इट इज हाईली इनफ्लेमेबल। फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल में डिफरेंस है, यहां पे सिर्फ इतना टेम्परेचर होगा तो भी उसको इजीली फायर लग जाती है, तो ये हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है व्हाइट फॉस्फोरस। अब हम देखते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें पहला केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे हाइड्राइड्स का। अगर 15th ग्रुप एलिमेंट्स हाइड्राइड्स बनाते हैं तो कॉमन हाइड्राइड जो यहाँ बनता है वो है EH3, मतलब ट्राई हाइड्राइड बनता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। जिसमें अगर कुछ ऑर्डर्स देखें तो थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बॉन्ड एंगल और मेटल हाइड्राइड बॉन्ड स्ट्रेंथ,
इसका ऑर्डर डिक्रीजिंग है डाउन द ग्रुप। अगर नाइट्रोजन का हम हाइड्राइड देखें अमोनिया, फिर फॉस्फोरस का हाइड्राइड देखें फॉस्फीन, आर्सिन, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये ऑर्डर्स आप याद रखो। बॉन्ड एंगल भी, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है HNH, वो बॉन्ड एंगल इस तरह से अगर आप देखो तो डिक्रीज होगा। हाइड्रोजन और मेटल के बीच में या नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो ग्रुप में नीचे जाने से डिक्रीज होता है। तो इतने प्रॉपर्टीज डिक्रीज होते हैं। अब देखते हैं कौन से प्रॉपर्टीज इंक्रीज होते हैं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, रेट ऑफ कंबशन, ये अगर ग्रुप में नीचे जाएंगे तो क्या होता है? इंक्रीज होते हैं। तो ये आप याद रखो। एमसीक्यूज में आपको अगर कभी ऑर्डर पूछ लिया तो ये ऑर्डर्स याद रहने चाहिए। कौन से प्रॉपर्टीज डिक्रीजिंग है और कौन से प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग है। मैंने यहाँ पे आपको एक साथ सारे ऑर्डर्स दे दिए, तो ये ऑर्डर्स आपको लर्न करने हैं। अब नेक्स्ट है हैलाइड्स। तो हैलाइड्स की अगर बात करें हम तो दो तरह के हैलाइड बन सकते हैं। कौन कौन से? ट्राई हैलाइड, जो सारे एलिमेंट्स बनाएंगे 15th ग्रुप में, और पेंटा हैलाइड, जो सिर्फ कौन नहीं बनाएगा? नाइट्रोजन, बाकी सब बनाएंगे। अब नाइट्रोजन नहीं बनाएगा, उसका रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए पेंटा हैलाइड नहीं बन सकता। बाकी सारे ग्रुप के एलिमेंट जो है वो बना सकते हैं। अब देखते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड स्ट्रेंथ मैंने पहले लिखा है, जिसमें आप याद रखो नाइट्रोजन के हैलाइड्स लुईस बेस है, जबकि बाकी सारे जो हैलाइड्स है वो लुईस एसिड है, और वो जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीजिंग है डाउन द ग्रुप। जैसे यहाँ पे ट्राई हैलाइड है फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी का, तो उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होता है अगर ग्रुप में नीचे जाएंगे। बट नाइट्रोजन के लिए हम नाइट्रोजन फिक्स रखते हैं और हैलोजन चेंज करेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे डिक्रीज होगी ऐसे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो ये ऑर्डर याद रखो आप। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और एक कंपाउंड है NCl3। तो ये NCl3 एक एक्सप्लोजिव कंपाउंड है। एमसीक्यू में पूछा अगर विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज एक्सप्लोजिव, तो तब आपको ये समझ में आना चाहिए। अब है ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स दो तरह के बनते हैं, M2O3, M2O5। इसके डाइमर बन सकते हैं M4O6, M4O10, ऐसा भी बन सकता है, बट ये दो मेन ऑक्साइड्स है। अब वो ऑक्साइड्स की बात करें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आप देखो N2O5, N2O4, N2O3, NO, N2O, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं, जिसमें से ये कंपाउंड कैसे है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। लेकिन NO और N2O मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड कैसे है? वो न्यूट्रल है। दीज आर न्यूट्रल, याद रखना है। ये दो ऑक्साइड्स न्यूट्रल है, बाकी सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एसिडिक है। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस देखो तो दो ही बनते हैं, P4O10, P2O3, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, याद रखो। और एक है AS4O6, इट इज कॉल्ड व्हाइट आर्सेनिक और इट इज अ पॉइजन ऑल्सो। व्हाइट आर्सेनिक उसका नाम है और पॉइजन भी है ये, तो कंपाउंड याद रखो। कौन सा ऑक्साइड पॉइजन है? तो AS4O6 इज द पॉइजन एंड इट इज कॉल्ड व्हाइट आर्सेनिक। अब एक और ऑर्डर देखना है जो है एसिडिक स्ट्रेंथ का। पेंटॉक्साइड और ट्राइऑक्साइड में हमने एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में नीचे जाने से ऑक्साइड्स और ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगा? डिक्रीज होता है। तो N2O5 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर P2O5, आर्सेनिक, AS2O5, फिर Sb2O5। सो इस तरह देखो ग्रुप में नीचे जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड BiOCl, इट इज कॉल्ड पर्ल व्हाइट। सो जहां पे भी ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं वहां से हो सकता है कोई एमसीक्यू बन जाए, तो इसलिए आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। ऑर्डर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखोगे आपको पता चलेगा ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, इसीलिए जितने भी चैप्टर में ऑर्डर्स है वो सब मैं आपको यहाँ बोर्ड पे दे दूंगा, आपको वो ऑर्डर्स याद रखने हैं। अब हम देखते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जिसमें पहला है नाइट्रोजन।
ये एलिमेंटल फॉर्म में नेचर में अवेलेबल है, लेकिन अगर इसको प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो पहला प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी मेथड है, अमोनियम क्लोराइड का सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के साथ रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, बाय प्रोडक्ट में वाटर और NaCl मिलेगा। सो पहला प्रिपरेशन किसमें से है? अमोनियम क्लोराइड का सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 twice Cr2O7, इसको कहते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा, साथ में वाटर और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 एज अ बाई प्रोडक्ट मिलेंगे। और एक मेथड है बेरियम एजाइड में से अगर हम बनाना चाहे तो इसका हीटिंग करेंगे तो प्योर बेरियम मेटल और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन मिलेगा वो सबसे प्योर फॉर्म में मिलता है एजाइड में से। अच्छा, ये BaN3 ट्वाइस, इसका स्ट्रक्चर अगर आप सोचो कैसा होगा? सो बहुत ही सिंपल है, बेरियम के साथ तो नाइट्रोजन आप ऐसे दिखाओगे तो बेरियम का वैलेंसी 2 कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3, तो वो आपको समझना है इस तरह से है। नाइट्रोजन का जो 3 वैलेंसी है वो ऐसे फुलफिल होगा, तो इस तरह से ये बनता है BaN3 ट्वाइस, जिसमें से हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगा प्योर फॉर्म में। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन एल्कली में से सिर्फ लिथियम के साथ रिएक्ट करता है। सो लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू गिव नाइट्राइड। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन के साथ तो भी नाइट्राइड मिलता है। सो हमें यहाँ पे नाइट्राइड मिलता है, तो पहला प्रिपरेशन नाइट्राइड का है केमिकल प्रॉपर्टी में। सेकेंड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अंडर वेरी हाई टेम्परेचर, देन इट गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, इसको कहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड। अगर बोरोन के साथ रिएक्शन होता है तो बोरोन नाइट्राइड मिलेगा। अगर कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन होता है तो कैल्शियम साइनेमाइड मिलता है CaCN2, बट कार्बन के साथ मिलता है वो, तो ये कार्बन और कैल्शियम साइनेमाइड के मिक्सचर को कहते हैं नाइट्रोलिम। लर्न करो, नाइट्रोलिम क्या है ऐसा पूछा तो कैल्शियम साइनेमाइड और कार्बन का मिक्सचर है। अब कुछ यूजेस देखो, तो लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन अगर यूज होता है तो वो रेफ्रिजरेंट है। लिक्विड नाइट्रोजन इतना कूल होता है उसमें हाथ नहीं डालना है ना, वो बहुत ज्यादा कूल है तो हाथ टूट भी सकता है ब्रिटल होके। तो लिक्विड नाइट्रोजन एज ए रेफ्रिजरेंट यूज होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, कैल्शियम साइनेमाइड जो हमने यहाँ देखा, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में हम नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब में एज अ फिलर यूज कर सकते हैं। सो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज डन बाय नाइट्रोजन। फूड पैकेट्स को भी फ्लश करने के लिए नाइट्रोजन यूज होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नाइट्रोजन के बाद आपको यहाँ पे देखो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेस इस तरह से लर्न करना है। तो ऐसा अब अमोनिया के लिए देखें तो उसकी प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड तो आपको पता है, हैबर प्रोसेस। कैसे होगा ये? नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बाय कैटालिस्ट आयरन, मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज प्रमोटर, सो वी गेट अमोनिया। तो इसको कहते हैं हैबर प्रोसेस। सेकेंड लैब मेथड है अमोनियम क्लोराइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो तो भी हमें मिल जाएगा अमोनिया, बट कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर विल बी बाय प्रोडक्ट। अगर एल्यूमिनियम नाइट्राइड रिएक्ट करे वाटर के साथ तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में वो कन्वर्ट होगा और अमोनिया रिलीज होता है। ये सारे लेबोरेटरी मेथड है। फिर यूरिया का अगर वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होता है तो अमोनिया रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो याद रखो, प्रिपरेशन के लिए हमारे पास 4 रिएक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैबर्स प्रोसेस। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है, कलरलेस है लेकिन पंजेंट ऑर्डर है। कभी आपने जो क्लीन नहीं हुआ ऐसा वॉशरूम विजिट किया होगा तो वहां पे आपको इसकी अच्छी सी पंजेंट स्मेल आएगी। सेकेंड, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्युबल है उसमें और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। थर्ड, वो स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है। स्ट्रॉन्ग लुईस बेस है इसीलिए यूज होता है मेटल डिटेक्शन में। जैसे अगर मेटल आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन में कॉपर +2 तो सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। पता कैसे चले वो कॉपर है? ब्लू कलर के तो बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो आप उसमें अमोनिया ऐड करो, लिक्विड अमोनिया,
तो जब एमोनिया ऐड करोगे तो डीप ब्लू कलर होगा, क्योंकि कॉपर एमोनिया कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ऐसे पता चल जाएगा जो मेटल आपको दिया है वो कॉपर है कि नहीं। नेक्स्ट दूसरा यूज है, दूसरा प्रॉपर्टी देखो तो क्लोरीन के साथ उसका रिएक्शन। अब ये दो स्टेप में, दो अलग अलग मेथड से होता है, सॉरी स्टेप नहीं, दो अलग अलग मेथड। अगर आपने एमोनिया ज्यादा लिया तो कुछ अलग प्रोडक्ट है देखो, और अगर आपने क्लोरीन ज्यादा लिया तो कुछ अलग प्रोडक्ट है। सो इन केस व्हेन ammonia is taken in excess, nitrogen is main product, ammonium chloride is by product. बट अगर क्लोरीन लेते हैं मेन प्रोडक्ट तो NCl3 ये है मेन प्रोडक्ट जो एक्सप्लोजिव है, NCl3 इज एक्सप्लोजिव, HCl तो बाय प्रोडक्ट है। तो ये लास्ट प्रिपरेशन प्रॉपर्टी भी याद रखो एमोनिया का। अब यूजेस कहां पे है, तो दो ही यूजेस याद रखो। पहला है रेफ्रिजरेंट, पता नहीं रेफ्रिजरेंट में यूज करेंगे तो उसके अंदर जो है वो हम खा पाएंगे कि नहीं, बट इट इज यूज्ड, है ना, अमोनिया इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। और सेकंड है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, तो यहां पे ये यूज होता है अमोनिया। अब हम देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रिक एसिड। तो देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के। पहला है N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोल सकते हैं या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, या उसका कॉमन नेम है लाफिंग गैस। उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो एमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से बन जाता है N2O। अब देखते हैं NO, तो NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, वो कैसे बनेगा, NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइट की फेरस सल्फेट के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा। ये दोनों ऑक्साइड न्यूट्रल है, N2O और NO दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड है। थर्ड ऑक्साइड है N2O3, तो N2O3 कैसे बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O4 की रिएक्शन करेंगे, हीट करेंगे 250 केल्विन तक, तो हमें N2O3 मिलेगा जो एसिडिक है। NO2 कैसे बनेगा, तो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करने से NO2 मिलता है, PbO लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा, साथ में मिलेगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O4 ये कैसे बनेगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो वो डाइमराइज हो जाता है, तो इस तरह हमें N2O4 मिलता है जो एसिडिक है। नेक्स्ट है N2O5 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, तो HNO3 की P4O10 फास्फोरस, क्या है ये P4O10 मतलब P2O5 का डाइमर है, तो इसको फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी बोल सकते हैं। तो HNO3 रिएक्ट विथ P4O10 टू गिव HPO3 प्लस N2O5, तो ये भी एसिडिक है। तो 6 ऑक्साइड्स के ये जो प्रिपरेशंस है वो आपको याद रखने हैं। अब इसमें एक बात मैंने जो कही कि NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, वो याद रखो, NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ब्राउन कलर का है और ऑड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। बट अगर डाइमराइज होगा तो ऑड की जगह पे इवन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कलरलेस हो जाता है और डायमैग्नेटिक हो जाता है, तो ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। नेक्स्ट है N2O5 के बारे में, तो N2O5 जितने भी पेंटॉक्साइड्स अवेलेबल है सब में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड भी है। याद रखो N2O5 जितने भी पेंटॉक्साइड है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये था ऑक्साइड के बारे में। अब हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaHSO4 सॉल्ट और HNO3 एसिड मिलेगा। दूसरा प्रोसेस है ओस्वाल्ड प्रोसेस, जो अमोनिया की ऑक्सीडेशन से मिलता है। तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम रोडियम कैटालिस्ट और टेम्परेचर रखेंगे 500 केल्विन, प्रेशर कम है 9 बार, तो हमें NO मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका रिएक्शन होगा NO2 नहीं, NO। नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन फिर से ऑक्सीजन के साथ होगा तो NO2 मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें HNO3 मिलेगा। तो ये 3 स्टेप में जो प्रोसेस हुआ नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन, उसको कहते हैं ओस्वाल्ड्स प्रोसेस। अब देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी याद रखो कि इसका जो एक्वेस सॉल्यूशन है वो येलो कलर का हो जाता है क्योंकि स्मॉल अमाउंट में NO2 गैस बनता है।
तो वो NO2 गैस की वजह से, उसकी प्रेजेंस की वजह से सॉल्यूशन येलो कलर का दिखेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो तो कोल्ड और डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर वो रिएक्ट करता है, कौन? जिंक। अगर कोल्ड और डाइल्यूट HNO3 के साथ जिंक रिएक्ट करेगा तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और N2O गैस बनेगा। यहाँ पे गैसेस जो बनते हैं वो खास याद रखो, जिंक के साथ डाइल्यूट HNO3 N2O रिलीज करता है, जबकि कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3 NO नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है। तो ये दोनों गैसेस अलग है, तो आपको ये गैसेस लर्न करने हैं, कब कौन सा गैस रिलीज हुआ, क्योंकि बाय प्रोडक्ट देखो आप तो सॉल्ट और वाटर वो तो बनेगा ही। यहाँ पे भी देखो जिंक अगर कंसंट्रेटेड कोल्ड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या कॉपर कंसंट्रेटेड कोल्ड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सिमिलर गैस देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रेट और वाटर तो बनेगा ही। तो देखो नाइट्रेट और वाटर सब में है, सिर्फ चेंज क्या है? गैसेस में। तो जिंक के साथ डाइल्यूट है तो N2O, अगर कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3 है तो NO, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं हम जिंक और कॉपर के साथ तो बनेगा NO2। तो आपको ये गैसेस लर्न करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। तो जितने भी नॉन मेटल्स है देखो, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस मैंने यहाँ पे लिए हैं, तो अगर वो रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो रिस्पेक्टिव एसिड मिलेगा। जैसे आयोडीन के लिए HiO3 आयोडिक एसिड, कार्बन के लिए CO2 वो भी एसिडिक सब्सटेंस है, S8 में से बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, P4 में से बनेगा फॉस्फोरिक एसिड। तो आप देखो तो जो नॉन मेटल है उसका एसिड बना, साथ में वाटर रिलीज हुआ और NO2 गैस, सब में देखो NO2 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 और NO2, सब में NO2 गैस रिलीज हुआ। मतलब नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल के साथ NO2 गैस रिलीज करता है, साथ में एसिडिक कंपाउंड और वाटर रिलीज करता है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा अगर इस तरह से आप लर्न करोगे तो। नेक्स्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट। नाइट्रेट सॉल्ट अगर आपको दिया है तो नाइट्रेट का रिंग टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं वो? हम सॉल्ट का सॉल्यूशन हम लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें आयरन सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऐड करते हैं और स्लोली हम स्लैंटिंग टेस्ट ट्यूब रख के H2SO4 के 1-2 ड्रॉप्स डालते हैं। उससे क्या होता है? एक ब्राउन रिंग बनता है। वो रिंग किसका है? तो उसकी रिएक्शन देखो, पहले नाइट्रेट रिएक्ट करता है आयरन और H+ जो H2SO4 ऐड किया उसके साथ, तो NO गैस रिलीज करेगा। वो NO एक्वियस जो आयरन सल्फेट है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो उससे बनेगा एक रिंग, और ये जो रिंग बनता है उसका कलर होता है ब्राउन। तो अगर आपको कभी पूछ लिया कि ब्राउन कलर का रिंग जो बनता है उसका कॉम्प्लेक्स क्या है, तो ये याद रखो Fe2H2O5 NO, ये कॉम्प्लेक्स है जिसका चार्ज है +2, मतलब Fe+2 है। H2O एक लिगैंड है जो न्यूट्रल है, NO वो भी एक लिगैंड है, वो भी न्यूट्रल है। तो जो ऊपर चार्ज लिखा है वो Fe का है +2। तो इस तरह से ब्राउन रिंग बनता है। याद रखो आप ये कैसे बना। हमने जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट और H2SO4 सॉल्ट में ऐड किया तो NO गैस रिलीज हुआ, वो एक्वियस आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बना लेता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं यूजेस, नाइट्रिक एसिड के यूजेस। पहला है फर्टिलाइजर प्रिपरेशन में, सेकेंड यूज है प्योरिफिकेशन प्रोसेस में, सिल्वर और गोल्ड को प्योरीफाई करना है तो नाइट्रिक एसिड हम एक्वारिजिया बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव में, एक्सप्लोजिव की प्रिपरेशन में ये यूज होता है क्योंकि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और फोर्थ है नाइट्रेटिंग रिएजेंट है, अगर HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। और फिफ्थ यूज भी आप याद रख लो, एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है? HCl और HNO3 का मिक्सचर, तो ये भी याद रखो, इसको कहते हैं एक्वारिजिया। सो एक्वारिजिया की प्रिपरेशन में भी हम यूज कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड को। प्रोपोर्शन याद रखना 3:1 है, मतलब अगर ये 3 ml लिया तो ये 1 ml लेना है, इसमें गलती नहीं कर देनी है, 1:3 नहीं करना है। नाइट्रिक एसिड कम लेना है क्योंकि जब इसको मिक्स करते हो बहुत सारा फ्यूम्स ब्राउन कलर का प्रोड्यूस होता है, तो ये कम लेना है, ये ज्यादा लेना है। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है जो किसी भी एलॉय को डिसॉल्व कर सकता है। अब हम पी ब्लॉक एलिमेंट में 15th ग्रुप में फॉस्फोरस के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे।
तो फॉस्फोरस के हमने देखे थे 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, जिसमें से व्हाइट फॉस्फोरस का आप स्ट्रक्चर देखो टेट्राहेड्रल है और ये जो बॉन्ड्स है उसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए ये एक्सप्लोजिव है, एयर में रखते हैं तो इजीली फायर कैच करता है। रेड फॉस्फोरस की बात करें तो वो इसका पॉलीमर है, देखो लीनियर पॉलीमर है, तो यहाँ पे बॉन्ड्स एक ओपन हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेन कम हो जाता है, इसलिए ये कम रिएक्टिव है या बोलो कि ये स्टेबल है। और अगर बात करें ब्लैक फॉस्फोरस तो उसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको 3 डायमेंशनली अगर रिप्रेजेंट करें तो वो बन जाता है ब्लैक फॉस्फोरस। तो हम ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं पहले। तो व्हाइट फॉस्फोरस गार्लिक स्मेल देता है जबकि रेड फॉस्फोरस ऑर्डरलेस है। व्हाइट फॉस्फोरस इंसुलेटर है जबकि रेड फॉस्फोरस कैसा है, सेमीकंडक्टर। व्हाइट फॉस्फोरस पॉइजनियस है, ये नॉन पॉइजनियस है। व्हाइट फॉस्फोरस सॉफ्ट है, रेड फॉस्फोरस ब्रिटल है। ये KOH के साथ रिएक्ट करता है, फॉस्फिन प्रोड्यूस करता है, ये KOH के साथ रिएक्शन नहीं करता। उसके बाद देखो तो डार्क में अगर रखते हैं व्हाइट फॉस्फोरस को तो वो साइन करता है, वो ग्लो करता है, मतलब उसमें फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी है। बट रेड फॉस्फोरस में वो फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टी नहीं है, वो साइन नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट यूज है रेड फॉस्फोरस का, मैच बॉक्स की जो साइड बनाते हैं और मैच स्टिक की जो ऊपर की टिप बनाते हैं वो हम रेड फॉस्फोरस से बनाते हैं। अब देखते हैं रेड फॉस्फोरस से व्हाइट फॉस्फोरस कैसे बन सकता है और रेड फॉस्फोरस से ब्लैक फॉस्फोरस कैसे बन सकता है। तो अगर रेड फॉस्फोरस को हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो वो सबलाइम हो जाता है और वो जो सबलाइम होके वेपर बना उसको कंडेंस करेंगे तो व्हाइट फॉस्फोरस बन जाता है। लेकिन अगर वो सबलाइम जब होता है तो उसको हम कंडेंस नहीं करेंगे, उसको एक सील्ड ट्यूब में से पास करेंगे 803 केल्विन टेम्परेचर पे, तो वो ब्लैक फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके भी 2 एलोट्रॉप्स है, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस एंड बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अब आगे देखते हैं फॉस्फोरस की प्रॉपर्टीज। तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ इजीली रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ वो P4O10 देगा जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसी तरह क्लोरीन अगर कम अमाउंट में है तो PCl3 बनेगा, क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में है तो PCl5 बनेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो कितने क्लोरीन होंगे, 6 क्लोरीन। तो 6 क्लोरीन के साथ PCl3 बनेगा, 10 मोल्स ऑफ क्लोरीन है तो PCl5 बनेगा। दूसरा देखो तो फॉस्फोरस बेस और एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है। बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो NaH2PO2 मतलब सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनाएगा और PH3 गैस रिलीज होगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा KOH के साथ रिलीज होगा PH3, साथ में क्या रिलीज होगा, KH2PO2। यहाँ पे आप लिख सकते हो साथ में KH2PO2 रिलीज होगा, जो होगा पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइड। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। नाइट्रिक एसिड के साथ क्या रिलीज होता है, तो फॉस्फोरस बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड या इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोल सकते हो, और H2O एंड NO2 गैस रिलीज होगा। तो याद रखो कुछ प्रॉपर्टीज। ये यूजेस कहाँ होंगे, तो हमने कहा था ना मैच बॉक्स में यूज होता है, फिर एक्सप्लोजिव है ये, हाँ व्हाइट फॉस्फोरस बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है तो एज अ एक्सप्लोजिव यूज कर सकते हो। पॉइजनियस है तो रेड पॉइजन, एज अ रेड पॉइजन हम यूज कर सकते हैं, और फर्टिलाइजर की प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। जैसे NPK फर्टिलाइजर्स होते हैं तो ऐसे फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। PH3 यानी फॉस्फिन, तो इसका अभी हमें देखना है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस। अब ये फॉस्फिन के बारे में एक चीज याद रखो, वो भी हाईली पॉइजनियस है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इसमें पहला प्रिपरेशन है फॉस्फाइड में से। कैल्शियम फॉस्फाइड का रिएक्शन वाटर के साथ करो या HCl के साथ करो, तो वाटर के साथ करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, HCl के साथ करोगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और रिलीज होगा फॉस्फिन गैस। और एक प्रोसेस है PH4 आयन, है ना, फॉस्फोनियम आयन, जिसका आयोडाइड लिया, तो फॉस्फोनियम आयोडाइड का रिएक्शन KOH के साथ होगा तो पोटेशियम आयोडाइड रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा और बचेगा PH3। तो इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। और एक फॉस्फिन का प्रिपरेशन आप ये ले लो,
बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो फॉस्फीन बनता है, वो भी यहाँ लिख सकते हो। तो ये हो गए प्रिपरेशन। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी देखो, अगर वो जरा सा भी HNO3 क्लोरीन या ब्रोमीन के कांटेक्ट में आएगा तो एक्सप्लोड होगा। ट्रेसिस सिर्फ कम अमाउंट में HNO3 Cl2 या ब्रोमीन जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आने से एक्सप्लोड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, कॉपर सल्फेट मर्क्यूरी क्लोराइड जैसे सॉल्ट के साथ रिएक्ट होता है तो रिस्पेक्टिव फॉस्फाइड देगा। कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर फॉस्फाइड, कैल्शियम सल्फेट लोगे तो कैल्शियम फॉस्फाइड, इसी तरह मर्क्यूरी क्लोराइड लिया तो मर्क्यूरी फॉस्फाइड, ऐसा आपको फॉस्फाइड मिलेगा। और जो भी आपने ये फॉस्फीन ऐड किया है तो इसमें से बनेगा H2SO4 अगर आपके पास कॉपर सल्फेट था, HCl अगर आपने HgCl मर्क्यूरी क्लोराइड ऐड किया है। तो ऐसे कौन सा सॉल्ट ऐड किया है उसके हिसाब से न्यू सॉल्ट और न्यू एसिड मिलेगा। अब बात करें अगर फॉस्फीन रिएक्ट करता है एसिड के साथ जैसे HBr तो बनाएगा फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। जैसे NH3 होता है तो क्या बनेगा NH4Br। उसी तरह PH3 रिएक्ट विथ HBr एंड गिव्स PH4Br फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। अब इसके यूजेस क्या हैं, ये फॉस्फीन कहाँ यूज होगा? तो सबसे पहला है स्मोक स्क्रीन में, वॉरफेयर में स्मोक स्क्रीन की तरह इसको यूज कर सकते हैं। और मिक्सचर इसका जो है कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड का, आप बोलोगे ये मिक्सचर में फॉस्फीन कहाँ है? तो होम्स सिग्नल जो है वो एक्चुअली क्या है, उसमें फॉस्फीन गैस कैल्शियम फॉस्फाइड में कन्वर्ट होता है। तो ये कैल्शियम फॉस्फाइड जो है वो फॉस्फीन प्रोड्यूस करता है। कैल्शियम फॉस्फाइड यहाँ पे हमें मिला होगा तो होम सिग्नल में वो क्या करता है, फॉस्फीन प्रोड्यूस करता है। और वो यूज होता है अगर आप ओशन में कहीं पे घूम गए हो तो आप किसी को बुलाना चाहते हो तो वहां पे आप ये होम सिग्नल यूज कर सकते हो, किसी को ये दिखाने के लिए कि आप ओशन में कहाँ पे हो। अब आगे देखते हैं PCl3 और PCl5, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके प्रिपरेशन प्रॉपर्टी हमें देखने हैं। तो प्रिपरेशन देखो, फॉस्फोरस का लिमिटेड क्लोरीन के साथ रिएक्शन है तो PCl3 बनेगा, या फिर फॉस्फोरस का थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है तो भी PCl3 बनेगा। अब इसके प्रॉपर्टीज में देखो तो वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, वो हाइड्रोजन क्या बनाएगा, HCl। तो ऐसे टोटल 3 क्लोरीन है तो 3 HCl बनेंगे। और फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा OH के साथ, इसमें जो OH बचा होगा तो H3PO3 बनेगा। याद रखो ये OH इसमें जो बचा वो फॉस्फोरस के साथ H3PO3 बनाएगा। इसी तरह अगर PCl3 रिएक्ट करे CH3COOH के साथ तो इसमें से ये OH रिएक्ट करेगा फॉस्फोरस के साथ और बना लेगा H3PO3। बाकी बचा CH3CO, वो Cl के साथ रिएक्ट होगा, सो 3 मोल्स बनेंगे CH3COCl, इथेनॉइल क्लोराइड। इसी तरह अगर इथेनॉल रिएक्ट करेगा तो उसमें से भी OH जाएगा फॉस्फोरस के साथ तो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा, और फॉस्फोरस एसिड और C2H5 रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो क्लोरोइथेन मिलेगा C2H5Cl। ये हेलो एल्केन हेलो एरिन की प्रिपरेशन में हम देखेंगे। PCl5 होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर मैंने दिया है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसको बोलोगे, जिसमें 3 बॉन्ड इक्विटोरियल है और 2 बॉन्ड देखो तो डिफरेंट है। वो आप कहाँ रखा है, परपेंडिकुलर रखा है। सो 3 बॉन्ड सिमिलर है और 2 बॉन्ड डिफरेंट है उससे। और एक बात याद रखो कि सॉलिड फॉर्म में PCl5 जो है वो आयोनिक सॉलिड है। कैसे? तो इसके डाइमर को आप सोचो ऐसे P2Cl10, तो P2Cl10 कन्वर्ट हो जाता है PCl4 पॉजिटिव आयन में और PCl6 नेगेटिव आयन में, जिसमें PCl4 है टेट्राहेड्रल और PCl6 है ऑक्टाहेड्रल। तो ये फॉर्म में होता है PCl5, जब वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो आयोनिक सब्सटेंस है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी? तो अगर लिमिटेड क्लोरीन था तो PCl3 बना, एक्सेस ऑफ क्लोरीन है तो PCl5 बनेगा। थायोनिल क्लोराइड के साथ PCl3 बना, सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ PCl5 बनेगा। तो ये आपको प्रोसेस याद रखना है PCl5 का प्रिपरेशन। अब प्रॉपर्टीज देखो तो वाटर के साथ यहाँ पे क्या हुआ, H3PO3 और HCl बना। यहाँ पे क्या होगा, H2O PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो एक HCl के साथ रिएक्ट होगा, दूसरा HBCl के साथ रिएक्ट होगा
और ऑक्सीजन बचेगा, वो बनाएगा POCl3। अब अगर बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल में ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, एक ऑक्सीजन POCl3 बनाएगा और एक Cl C2H5 के साथ रिएक्ट करेगा, तो C2H5Cl क्लोरोइथेन तो यहाँ पे भी बनेगा, बट बाय प्रोडक्ट में H3PO3 की जगह पे अभी POCl3 बनेगा। अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है PCl5 तो क्या बनाएगा, जैसे सिल्वर के साथ सिल्वर क्लोराइड बनाया और PCl3 रिलीज किया। तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज याद रखो PCl3 और PCl5 की, स्ट्रक्चर्स देख लो, स्ट्रक्चर अगर पूछ लिया तो स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। फॉस्फोरस में एक लॉन पेयर है, इसीलिए उसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है, याद रखो ये स्ट्रक्चर। तो हमने PCl3, PCl5, PH3 इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं फॉस्फोरस के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स P4O6 और P4O10। इसके आपको स्ट्रक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कितने POP ब्रिज बॉन्ड इसमें है, तो आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो पता चलेगा कितने ब्रिज बॉन्ड इसमें बनते हैं। ये कॉमन स्ट्रक्चर है जो दोनों में आएगा। आपको एक हेक्सागोन बनाना है और 3 फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन अल्टरनेट रखने हैं, तो आपको 3 POP बॉन्ड तो इसी में दिख गए। अब टोटल P4 है, मतलब एक फॉस्फोरस और दोनों में ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी एक फॉस्फोरस ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी एक फॉस्फोरस ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे ऐड करोगे, तो बहुत ही सिंपल है। उसके लिए देखो, यहां से आपको क्या करना है, एक लिंक बनाना है POP, तो ये एक ब्रिज बन गया। अब क्या करना है, यहां से एक ये बॉन्ड बनेगा और यहां से एक ये बॉन्ड बनेगा। अब आप चेक कर लो कि फॉस्फोरस जो है वो कितने POP बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक हुआ, एक ये और एक ये, 3 बॉन्ड ऐसे बन गए और 3 बॉन्ड ये साइकिल में। सो टोटल POP बॉन्ड कितने बने, 6 बॉन्ड बन गए इसमें। फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस के बीच में जो ब्रिज बॉन्ड है टोटल कितने हैं, P4O6 में 6 है, याद रखो ऐसे। अब P4O10 में अगर आप देखो तो इसमें कितने ऐसे बॉन्ड बनेंगे, तो यहां पे भी आपको ऐसे दिखाओगे POP, ये फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे आपने लिख पता है। इसी तरह आप एक यहां दिखाओगे और एक यहां दिखाओगे। इस तरह से आपको बताना है POP ब्रिज बॉन्ड, यहां से POP ब्रिज बॉन्ड और यहां से POP ब्रिज बॉन्ड। तो जितने भी फॉस्फोरस है सबका वैलेंसी भी देखो 3 हुआ, और ब्रिज बॉन्ड कितने बनेंगे, 6 बाहर बने और 6 अंदर बने, तो 3 अंदर और 3 बाहर, सो टोटल कितने हो गए POP 6, इसमें भी 6 बॉन्ड। बट ये P4O10 है, ऑक्सीजन सिर्फ 6 है, तो बाकी के 4 ऑक्सीजन कहां पे है, तो याद रखना ये सब में आपको डबल बॉन्ड O दिखाना पड़ेगा इस तरह से। तो ये हो गया P4O10 स्ट्रक्चर और ये हो गया P4O6 स्ट्रक्चर। तो इसमें से अगर आपको क्वेश्चन ऐसे ब्रिज बॉन्ड वाले पूछे या कितने इसमें ऐसे बॉन्ड बनते हैं, ये पूछ लिया अगर आपको, तो ऐसे तो सिर्फ 4 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स लर्न करने हैं। अब आगे देखते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर वे में अरेंज किया है, वो आप देखो। सबसे सिंपलेस्ट ऑक्सो एसिड है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, जिसको कहते हैं HPO3। सिर्फ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो इसका N फैक्टर 1 है, मतलब बेसिसिटी 1 है। अगर इसमें हम वाटर ऐड करें ऐसा सोचते हैं, तो एक H यहाँ पे आएगा और एक OH डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच होगा, तो अब तीनों हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं। तो ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, जिसको H3PO4 या सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब भी ये है, जिसका बेसिसिटी 3 है, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं। अब अगर इसके 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो बनेगा H4P2O7, जिसमें 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है।
तो इसका बेसिसिटी है 4, नाम है इसका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। यहां तक याद रखो। अब अगर इसमें एक ऑक्सीजन कम हो जाए ये बीच वाला, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से हाइपोफॉस्फोरिक एसिड होगा, जिसमें 4 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से अटैच, तो इसका बेसिसिटी भी 4 है। अब एक बात इसमें याद रखना कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड लिखा है, इसकी जगह अगर कभी डाइफॉस्फोरिक एसिड लिखा है तो उसका मतलब भी यही होता है। अब आगे देखते हैं, H3PO4 की जगह एक ऑक्सीजन अगर इंक्रीज हो गया H3PO5, तो उसको कहते हैं पैरोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे एक पैरोक्साइड बॉन्ड होगा। देखो पैरोक्सी लिंकेज है, जहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है ये दोनों में, तो ये पैरोक्सी लिंकेज है। लेकिन इसमें भी 3 हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, तो बेसिसिटी होगा 3। अब आगे बात करें हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2, HPO3 की जगह यहाँ पे H3PO2 है, जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, दूसरे 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस से अटैच है। तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो सकते, ये एक H वो रिलीज कर सकता है, मतलब बेसिसिटी है 1। इसको फॉस्फिनिक एसिड भी बोलते हैं, नाम में गलती नहीं होनी चाहिए, फॉस्फिनिक लिखा है। और फॉस्फोनिक भी एक एसिड होता है जो है H3PO3, जिसको ऑर्थोफॉस्फरस एसिड भी बोलते हैं, या कई बार इसको सिर्फ फॉस्फरस एसिड ऐसा लिखा होगा, तो उसका मतलब है H3PO3, जिसमें N=2 है, मतलब बेसिसिटी कितनी है 2 है। इसका रीजन क्या है, 2 हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से अटैच, वो रिलीज हो सकते हैं, जो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से अटैच है वो रिलीज नहीं हो सकता। तो ये आपको कंपाउंड्स याद रखने हैं, इसको कहते हैं ऑक्सो एसिड। अब हम देखते हैं ग्रुप 16 की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें पहला फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है कि 16th ग्रुप एलिमेंट है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np4। बात करें इसके मेटलिक कैरेक्टर की, तो पहले 2 एलिमेंट्स नॉन मेटल है, ऑक्सीजन सल्फर, दूसरे 2 एलिमेंट जो ग्रुप में है सिलेनियम टेल्यूरियम वो मेटलॉइड्स है, और लास्ट एलिमेंट पोलोनियम मेटल है। ये हुआ मेटलिक नेचर, ये ऑर्डर याद रखो, अगर आपको कभी मेटलिक ऑर्डर पूछा तो ये आपको याद रहना चाहिए। एबंडेंस की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको एबंडेंस याद रखना है, अर्थ क्रस्ट में ये अमाउंट में मिलता है, ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम। डेंसिटी इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, क्योंकि मेटलिक बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा जैसे जैसे नीचे जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -1 -2, फिर फ्लोराइड के साथ जैसे कंपाउंड बनते हैं तो +1 +2 भी बनते हैं। सल्फर में बात करें तो -2 से लेकर -6 +6 तक, तो वो बाद में सब के लिए वो है -2 से लेकर +6 तक सब में पॉसिबल है, तो ये उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गए। नीचे जाएंगे तो +2 +6 ये ज्यादा स्टेबल है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, इसका रीजन क्या है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस नीचे जाएंगे तो इंक्रीज होता है, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, लेकिन डाउन द ग्रुप का मतलब तो ऐसा होगा ऑक्सीजन सल्फर सिलेनियम टेल्यूरियम पोलोनियम, तो ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन वो सल्फर से कम है। देखो कहाँ गया, सल्फर से कम है, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि उसका साइज ऑक्सीजन से थोड़ा बड़ा है और रिपल्सन कम है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सल्फर में एंटर होते हैं तब ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन की कंपेयर में, वो ऊपर आएगा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो दैट इज डिक्रीजिंग, नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होता है। कैटनेशन, सल्फर का सबसे ज्यादा है, उससे कम सिलेनियम, फिर ऑक्सीजन, फिर टेल्यूरियम। याद रखना ऑक्सीजन का कैटनेशन सल्फर और सिलेनियम से कम है। डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रख के ऑक्सीजन सबसे पहले नहीं लिख देना, सल्फर का कैटनेशन ऑक्सीजन की कंपेयर में ज्यादा होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एटॉमिसिटी। तो सिर्फ ऑक्सीजन डायटोमिक है,
फिर सल्फर, सिलेनियम, ये सब कैसे है? ऑक्टा एटमिक है, जिसका यहाँ पे मैंने क्राउन स्ट्रक्चर दिखाया है। देखो, इसको क्राउन स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। S8 का ये क्राउन स्ट्रक्चर है। एलोट्रॉपिक की बात करें तो ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स है O2 ओजोन, ऑक्सीजन, और O3 ओजोन। इसी तरह सल्फर के भी एलोट्रॉप्स है, अल्फा सल्फर यानी रोम्बिक सल्फर और बीटा सल्फर यानी मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसमें ये मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप है। ये वाला जो एलोट्रॉप है वो मोस्ट स्टेबल है। अब एटॉमिक रेडियस है तो हमने डिस्कस कर लिया, ग्रुप पे नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं इसके हाइड्राइड्स, हैलाइड्स और ऑक्साइड्स कैसे होते हैं 16th ग्रुप एलिमेंट के। तो हाइड्राइड्स H2E फॉर्म में होंगे, मतलब H2O, H2S, H2SC ऐसे। जैसे H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O बना, FeS रिएक्ट करे सल्फ्यूरिक एसिड से तो H2S बना। तो इस तरह से हम हाइड्राइड्स ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट बना सकते हैं, जिसमें अगर बात करें तो सिर्फ H2O लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। दूसरे एक भी हाइड्राइड, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम के हाइड्राइड लिक्विड फॉर्म में नहीं है, दे आर अवेलेबल इन गैसियस फॉर्म। एसिडिक नेचर की बात करें तो ग्रुप में नीचे जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो इजीली वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता। H2TE इजीली हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो एसिडिक नेचर इसका ज्यादा है। इसी तरह रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी आप देखो तो ये H रिलीज करता है इजीली, मतलब वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है। पानी H रिलीज नहीं करता है प्योर फॉर्म में, तो वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर में हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो हम डिस्कस करेंगे H2S से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम के हाइड्राइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूसिंग कैरेक्टर है और एसिडिक नेचर है। ये ऑर्डर्स लर्न करो एमसीक्यू के लिए। हैलाइड्स की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, जैसे मैं अगर कोई सिंपल ले लेता हूं HF, SF, तो ऐसे कंपाउंड्स में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसका एक एग्जांपल आप यहां से ले सकते हो कि हेक्सा हैलाइड्स में सिर्फ हेक्सा फ्लोराइड स्टेबल है, दूसरे कोई हैलाइड हेक्सा फॉर्म में स्टेबल नहीं है, जिसमें एक एग्जांपल है SF6। SF6 भी एक्सेप्शनली स्टेबल है। अब बात करें टेट्रा हैलाइड की, तो जैसे सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम के मैंने यहाँ पे टेट्रा हैलाइड लिखे हैं, फ्लोराइड, टेट्रा फ्लोराइड्स लिखे हैं, जिसमें सल्फर गैस है, सिलेनियम लिक्विड है और टेल्यूरियम सॉलिड है। मतलब कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता है डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसका कैसा होगा, तो अगर आपको इसको ड्रॉ करना है तो सीसो स्ट्रक्चर है, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। सल्फर में ये 2 फ्लोरीन है, ये दूसरे 2 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर होगा, तो ऐसा सीसो स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ये 4 ऑर्बिट्स, बॉन्ड पेयर और ये एक लोन पेयर, ऐसे टोटल कितने चाहिए? 5 ऑर्बिटल्स चाहिए, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। और इसमें लुईस एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर है। ये जो कंपाउंड्स है टेट्रा हैलाइड, ये दोनों है, एसिडिक भी है, बेसिक भी है। एग्जांपल देखो, SF4 BF3 के साथ रिएक्ट करेगा तो लोन पेयर डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। और SeF4 अगर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेता है। सो इलेक्ट्रॉन लेने का भी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन देने का भी टेंडेंसी है, मतलब ये लुईस एसिड भी है और लुईस बेस भी है। अब बात करें डायमरिक हैलाइड की, तो SeCl2 सिलेनियम क्लोराइड एक नॉर्मल डाइक्लोराइड है, बट वो डाइमराइज हो जाता है और डाइमराइज होके वो क्या देता है? SeCl2 प्लस Se सिलेनियम, मतलब ये डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन हुआ। डाई हैलाइड डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन देते हैं और हमें टेट्रा हैलाइड मिलता है। तो ये हैलाइड हुआ। अब देखते हैं ऑक्साइड्स। 2 तरह के ऑक्साइड बन सकते हैं, AO2 और AO3। दोनों ऑक्साइड्स में हम एसिडिक नेचर की बात करें तो सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एसिडिक नेचर। ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर है। गलती नहीं करना इसमें। तो ये ऑक्साइड्स थे, ये ट्राइऑक्साइड है, तो दोनों में देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक नेचर है। SO2 और SO3 के बारे में और एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखो, H2SO3 में से H2O निकाल लो, क्या बचेगा? SO2। H2SO4 में से H2O निकाल लो, क्या बचेगा? SO3। अब H2O निकालने से जो मिलता है उसको एनहाइड्राइड कहते हैं।
तो SO2 is anhydride of sulfurous acid and SO3 is anhydride of sulfuric acid। इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए पूछा होगा। H2SO4 का एनहाइड्राइड कौन है? SO2, SO3, H2S2O7, H2SO5, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे दिए, तो SO3 विल बी योर आंसर। तो ऐसे इसका प्रिपरेशन करो। तो अब हम डिस्कस करेंगे 16th ग्रुप के कुछ मॉलिक्यूल्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस, जिसमें सबसे पहला मॉलिक्यूल है डाइऑक्सीजन, जिसको हम सिर्फ ऑक्सीजन गैस भी बोल सकते हैं, यानी कि O2। इसकी प्रिपरेशन के लिए हम ऑक्साइड्स में से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर उसको पेरोक्साइड में से प्रिपेयर कर सकते हैं, या कुछ स्पेशल कंपाउंड्स में से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑक्साइड में से प्रिपरेशन देखो, तो मर्क्यूरी ऑक्साइड का हीटिंग करेंगे तो मर्क्यूरी और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। सिल्वर ऑक्साइड का हीटिंग करेंगे तो सिल्वर और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। उसी तरह से लेड ऑक्साइड का अगर हीटिंग करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस O2 प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो सकता है। पेरोक्साइड में से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया, उसमें हमने कैटालिस्ट ऐड किया मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो H2O प्लस O2 गैस प्रोड्यूस हुआ। सिंपल कुछ स्पेशल कंपाउंड ले अगर, तो KClO3 पोटेशियम क्लोरेट में अगर हम हीटिंग करते हैं कैटालिस्ट ऐड करके, मैंगनीज डाइऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट अगर यूज करते हैं, तो पोटेशियम क्लोरेट में से KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है। और उसी तरह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका अगर हम हीटिंग करें तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस O2 गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये ऑक्सीजन के प्रिपरेशंस है। अब अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है और एसिडिक गैस प्रोड्यूस करता है, जैसे कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस के साथ P4O10, नाइट्रोजन के साथ NO नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, एसिडिक गैसेस प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन जब किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। वो मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम के साथ सोडियम पेरोक्साइड, ये बेसिक नेचर वाले हैं ऑक्साइड्स। फिर देखो तो अगर वो किसी भी नॉन मेटल के साथ या मेटल के साथ रिएक्ट करे लेकिन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो रिएक्शन ज्यादा वाइग्रस हो जाता है। जैसे H2 प्लस O2 रिएक्ट करता है तो पानी बनता है। यहाँ पे एज ए कैटालिस्ट अगर हमने प्लेटिनम लिया है तो जो रिएक्शन है वो ज्यादा वायोलेंट होता है। अगर एमोनिया के साथ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज आप याद रखो ऑक्सीजन की, वो नॉन मेटल के साथ, मेटल के साथ और कुछ कंपाउंड जैसे एमोनिया के साथ भी रिएक्ट करता है। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन ज्यादा वायोलेंट है। अब अगर देखें हम उसके यूजेस, तो वेल्डिंग प्रोसेस में ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो यूज होती है तो उसमें ऑक्सीजन होगा तो हम वेल्डिंग कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल यूजेस है उसके सिलेंडर्स में, जैसे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर देते, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर से, ऐसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं डाइवर्स, माइनर्स और माउंटेनर्स। तो एक स्पेशल प्रोपोर्शन होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम का जो देते हैं हम माउंटेनर्स को, डाइवर्स को। उसके बाद है कुछ टेस्ट के लिए, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड का आपको प्रेजेंस चेक करना है, तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड एक रेडिश ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस करता है जो है NO2। तो ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो आपको जो सब्सटेंस मिला है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है या नहीं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है पायरोगेलोल, अल्कलाइन पायरोगेलोल में ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेस हमने देखे ऑक्सीजन के। अब हम देखते हैं ओजोन का प्रिपरेशन। तो ओजोन एक पेल ब्लू कलर का गैस है जो प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। ऑक्सीजन में हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे तो उससे क्या होगा, ओजोन बन जाएगा। 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कंबाइन होते हैं तब 2 मॉलिक्यूल ओजोन के मिलते हैं। अब उसके प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी देखो तो वो डिकम्पोज हो जाता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है अगर टेम्परेचर 573 केल्विन होगा। दूसरा रिएक्शन देखो, ओजोन एक अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है। कैसे? तो वो ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से उसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आता है। और दूसरा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे? ये नेसेंट ऑक्सीजन देखो, लेड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन किया लेड सल्फेट में, H2S का ऑक्सीडेशन किया H2O में, तो इस तरह से वो क्या करता है, H2S का सल्फर में उसने ऑक्सीडेशन किया। तो एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ सल्फर -2 है, यहाँ +6 है,
यहाँ सल्फर -2 है, यहाँ 0 है, तो ऑक्सीडेशन किया इसने सल्फर का, तो इस तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर दूसरे रिएक्शंस देखो, जैसे यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया उसने, किसने, ओजोन ने, तो I2 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ -1 से 0 किया, तो यहाँ पे भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे पता चलेगा आपको I2 गैस प्रोड्यूस हुआ? जब पोटेशियम आयोडाइड का ओजोन के साथ रिएक्शन हुआ तो आयोडीन प्रोड्यूस हुआ, वो कैसे पता चलेगा? तो वो आयोडीन स्टार के साथ रिएक्शन करता है तब ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, तो ऐसे पता चलता है कि आयोडीन प्रोड्यूस हुआ है। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है ओजोन के। अब यूजेस क्या है? तो जो हम वाटर को स्टरिलाइज करते हैं उसमें हम ओजोन यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जर्मिसाइड और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी है, तो बैक्टीरियाज, जर्म्स, उसको मारने के लिए हम ओजोन यूज कर सकते हैं, मतलब पानी को क्लीन करने के लिए ओजोन यूज होता है। उसके बाद ब्लीचिंग एजेंट है, क्यों? नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज किया ना, तो उसमें कलर रिमूव करने का टेंडेंसी है, तो इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। फिर अनसेचुरेशन, मतलब कोई कंपाउंड में डबल बॉन्ड कहां पे है उसका पोजीशन फाइंड करने के लिए भी हम ओजोन यूज कर सकते हैं। और ऑर्डर डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो बैड स्मेल आती है कोई किचन में, कोई मान लो रेस्टोरेंट का किचन है, वहां पे बैड स्मेल आती है, कोई स्टोर रूम में बैड स्मेल आती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम ओजोन यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो सल्फर का ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल हीटिंग करेंगे, मतलब ओपन एयर में सल्फर को हीट करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। सेकेंड है आयरन सल्फाइड का ऑक्सीजन के साथ हीटिंग करोगे तो आयरन ऑक्साइड और SO2 गैस प्रोड्यूस होगा। थर्ड है सल्फाइड का H+, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन है एसिड का, उसके साथ रिएक्शन करेंगे तो H2O+ SO2 गैस प्रोड्यूस होगा। तो ये 3 प्रिपरेशन याद रखो, SO2 का प्रिपरेशन इस तरह से कर सकते हो। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी, वो पानी के साथ क्या करता है, एसिड देता है, H2SO3 जो है सल्फ्यूरस एसिड, मतलब SO2 एक एसिडिक गैस है। सेकेंड प्रॉपर्टी, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम के साथ रिएक्ट करता है, लाइम वाटर के साथ, और मिल्कीनेस देता है, मतलब जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है। बट अगर आप ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करोगे तो क्या होगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा, कैल्शियम बाइसल्फाइड बन जाएगा। कैल्शियम सल्फाइड में से कैल्शियम बाइसल्फाइड बनता है, तो कैल्शियम सल्फाइड इनसॉल्युबल है लेकिन कैल्शियम बाइसल्फाइड सॉल्युबल है। ऐसा ही सेम आपने कार्बोनेट में देखा था, ज्यादा CO2 पास करते हो तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाती है। नेक्स्ट देखो, NaOH के साथ अगर रिएक्ट करता है SO2 तो Na2SO3 बनता है, सोडियम सल्फाइड। उसके बाद वो क्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, मतलब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, तो क्लोरीन के साथ SO2Cl2 देगा, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, और ऑक्सीजन के साथ देता है SO3। ये हम यूज करेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट V2O5 गिव्स SO3, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज थे। अब रिड्यूसिंग एजेंट भी है ये, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कहां है प्रूफ? देखो, Fe+3 के साथ SO2 रिएक्ट किया तो Fe+2 बना, तो इसने Fe+2 का रिडक्शन किया, सो SO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है। नेक्स्ट, SO2 इज अगेन रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस, Mn+7 है, Mn+7 से Mn+2 हो गया, तो याद रखो SO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यूज कहां पे है इसका? ज्यादा यूजेस नहीं है इसके, बट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, ऑर्डर रिमूव करने के लिए इसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही फेमस मेथड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें हम पहले सल्फर का कंबशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। वो सल्फर डाइऑक्साइड का फिर से ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट V2O5, तो मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड का एड्सॉर्प्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड में होता है तो मिलता है ओलियम H2S2O7, और जिसके हाइड्रोलिसिस से वापस मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से हम सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी है वो किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो न्यू एसिड एंड न्यू सॉल्ट देगा। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे NaCl लिख दो, तो NaCl रिएक्ट विथ H2SO4 टू गिव HCl प्लस Na2SO4, तो ऐसे H2SO4 सॉल्ट के साथ रिएक्ट होके एक नया एसिड और नया सॉल्ट देता है। नेक्स्ट, वो एक गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है मतलब क्या होता है, शुगर में अगर आप एक ड्रॉप भी H2SO4 ऐड करते हो तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सिर्फ कार्बन बचेगा।
इस तरह से शुगर जो है वो ब्लैक हो जाता है, कार्बन बचता है, सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो H2SO4 इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट है वो नॉन मेटल्स और मेटल के साथ रिएक्शन करता है। जैसे H2SO4 हॉट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड देगा, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों देगा, और कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट देता है। सो आप देखो यहाँ पे तो नॉन मेटल और मेटल दोनों के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ये कॉमन है सब में, देखो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर सब में कॉमन है। फिर कार्बन है तो CO2 गैस भी मिलेगा और कॉपर है तो कॉपर सल्फेट होगा प्रोड्यूस। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब देखते हैं इसके यूजेस। तो यूजेस में सबसे पहला यूज है पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। H2SO4 पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज होता है। सेकेंड यूज है पिगमेंट्स, पेंट्स और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। एक यूज आपको यहां से मिल जाएगा, वो गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो एटमॉस्फेयर को ड्राई रखने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ ऑक्सो एसिड्स के एग्जांपल देखते हैं सल्फर के। तो सबसे पहला सिंपल है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। तो आपका स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ पे दिया है, जहां पे आपको याद रखना है कि इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, मतलब बेसिसिटी 2 होगा, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज हो सकते हैं। बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, तो उसमें भी H2SO4 है, एन फैक्टर 2 आएगा। स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है ओलियम, जिसको कहते हैं H2S2O7, जहां दो सल्फर के बीच में एक ऑक्सीजन का ब्रिज बॉन्ड है। तो इस तरह से ओलियम का स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हो, जिसका दूसरा नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। देन थायोसल्फ्यूरस एसिड, मतलब जिसमें दो सल्फर डबल बॉन्ड से अटैच्ड है और दोनों तरफ एक एक OH है, तो इसका एन फैक्टर भी क्या आएगा, 2। ओलियम का एन फैक्टर भी क्या होगा, 2। सो आप देखो तो मोस्टली सब में एन फैक्टर 2 ही मिलेगा, क्योंकि दो OH ग्रुप है। इसका नाम है डाइथायोनस एसिड। डाइथायोनस एसिड मतलब दो सल्फर है, दोनों ऑक्सीजन से भी अटैच्ड है और OH से भी अटैच्ड है। फिर डाइथायोनिक एसिड, तो इसमें दो सल्फर है जो 4 ऑक्सीजन से अटैच्ड है टोटल। एक सल्फर 2 ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है, दूसरा सल्फर डायरेक्टली 2 ऑक्सीजन से अटैच है और दोनों पे एक एक OH है। सो एन फैक्टर सब में आप देखो तो n इक्वल टू 2 है। सबका बेसिसिटी, जितने भी यहाँ पे एसिड आपने देखे, सबका बेसिसिटी 2 है। नेक्स्ट है कैरोस एसिड, जिसको पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इसलिए क्योंकि ये एक सल्फर है। तो H2SO5 जहां पे आपको दिखेगा तो ये पेरोक्साइड लिंकेज है, जिसपे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। तो ये H2SO5 कैरोस एसिड का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है मार्शल्स एसिड्स फ्रॉम इट्स इन्वेंटर H2S2O8। ये पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है क्योंकि दो सल्फर है, ये पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है क्योंकि एक सल्फर है। तो इसमें भी पेरोक्सो मतलब पेरोक्साइड लिंक है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। तो इस तरह से आप H2S2O8 का स्ट्रक्चर दिखा सकते हो।